किरण यादव, राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय भीखावाला, मनोरपुर। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास की पाठ्य पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे। भारत और समकालीन विश्व 2 इस पुस्तक का नाम है और इस पुस्तक के खंड भाग के एक घटनाएं एवं प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस घटनाएं और प्रक्रियाओं में पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ और राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न हुई। कि राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना है वो राष्ट्रवाद होता है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना राष्ट्रवाद होता है। इस राष्ट्रवाद में जो राष्ट्र शब्द है, राष्ट्र शब्द अर्नेस्ट रेनर ने राष्ट्र शब्द की परिभाषा दी और कहा कि राष्ट्र क्या है? बताया कि सम्मान, भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहा। इसने क्या कहा कि जो सम्मान, भाषा है, धर्म है, नस्ल है और क्षेत्र से जो बना क्षेत्र होता है वो क्या है? राष्ट्र है। राष्ट्र एक लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। तो हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, ये हुआ था सबसे पहले फ्रांस में ही राष्ट्रवाद की शब्द की अभिव्यक्ति हुई थी। 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक शोरियो ने 4 मित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना। जनतांत्रिक का मतलब जनता का तंत्र और सामाजिक यानी समाज के गणतंत्र से ये मिलकर बना है। इस श्रृंखला के पहले चित्र में जो इस अध्याय का पहला चित्र है, उस चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं और सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। जो इस चित्र में दिखाए गए ये लोग एक कतार में, ये लोग अमेरिका और यूरोप के लोग हैं जो स्वतंत्रता की प्रतिमा करते हुए एक कतार में आगे बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। जो हम देख रहे हैं ना इस चित्र में, ये प्रतिमा और ये प्रतिमा एक तरफ जो मानव की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है वो लिए हुए हैं और इसके नीचे जो सामने जो बिखरे हुए ध्वस्त अवशेष है ना वो दिखाई दे रहे हैं। और वो बिखरे हुए अवशेष किसके हैं? जो यहाँ का निरंकुश शासन था ना, उस निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। निरंकुश शासन क्या होता है? कि ऐसा शासन जिसकी व्यवस्था पर किसी का कोई अंकुश न हो, उसकी ही सत्ता हो। जैसे राजशाही शासन होता है वो एक निरंकुश शासन था कि सत्ता पर किसी का कोई अंकुश न हो, उसे निरंकुश शासन कहा जाता है। तो प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। निरंकुश शब्द का अर्थ है ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, मतलब सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश न हो। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीकृत और सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। शौर्यों के कल्पना दर्श में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं। और इस कल्पना दर्श और यूटोपिया का मतलब क्या होता है? ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श हो कि इसका साकार होना असंभव हो, कि वो साकार ही नहीं हो सकता, मतलब एक काल्पनिक समाज, वो एक कल्पना दर्श और यूटोपिया होता है।
जिसकी पहचान उसके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाकों से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुँचे। उसके पीछे जर्मन के लोग हैं जो इस प्रतिमा में है। आगे तो पीछे पीछे कौन है? जर्मनी के लोग, जो काला, लाल और सुनहरा झंडा लिए हुए हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय शौर्यों ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 में उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मनवासी रियासतों के एक प्रजातंत्री संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जिनके काल्पनिक अभिव्यक्ति शौर्यों ने चित्तर एक में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। अर्नेस्ट रेनर, इसने राष्ट्र क्या है ये बताया था। सबसे पहले ये जानेंगे कि रेनन कौन है। रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। इसका जन्म 1823 से 92 के मध्य इसका जीवन काल रहा। और इसने राष्ट्र क्या है ये बताया। इसने कहा कि राष्ट्र सम्मान भाषा, नस्ल, धर्म और क्षेत्र से बनता है, और कहा कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। जनमत संग्रह एक शब्द आया था कि जनमत संग्रह क्या है। जनमत संग्रह होता है कि प्रत्यक्ष मतदान के जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाए कि कोई किसी अब हम पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था ना, वो कहाँ से हुआ और किस प्रकार हुआ। सबसे पहले जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। उस समय वहाँ का राजा था लुई 16वां, एक निरंकुश राजा था। उसका निरंकुश शासन था। उस शासन की वजह से लोग परेशान हो गए थे, और परेशान होने के बाद उन लोगों ने उस शासन का विरोध किया और कहने लगे कि हमें राजतंत्र की जगह प्रजातंत्र चाहिए। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन, और प्रजातंत्र का मतलब होता है प्रजा एवं लोगों का शासन। तो लोगों ने उस शासन का विरोध करके राजतंत्र की जगह कौन सा शासन चाहा? प्रजातंत्र शासन चाहा। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। कि 1789 में जो फ्रांस का जो क्षेत्र था, भूभाग था, उस पर किसका शासन था? एक निरंकुश राजा का शासन था। और उस समय वहाँ का शासक था लुई 16वां। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में स्थानांतरित हो गई। मतलब फ्रांसीसी क्रांति हुई, और फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद राजतंत्र शासन की जगह प्रजातंत्र शासन हो गया, क्योंकि लोगों ने क्रांति क्यों की थी? राजा के शासन को समाप्त करने के लिए, और शासन कौन सा चाह रहे थे? प्रजातंत्र। तो फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए थे, वो बदलाव था कि राजतंत्र की जगह कौन सा शासन आया? प्रजातंत्र का शासन हुआ। मतलब नागरिकों के समूह में वो शासन स्थानांतरित हो गया।
क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। फ्रांस से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती है। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया। फ्रांस के लिए एक नया झंडा चुना गया, इससे पहले जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। जो फ्रांसीसी झंडा था, जो पहले राजध्वज था, उसकी जगह ले लें। फिर दूसरा बदलाव था स्टेटन जनरल। स्टेटन जनरल थी फ्रांस के लोगों की आम सभा थी का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर जो स्टेटन जनरल थी, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गई और शपथें ली गई। शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जिसने अपने भूभाग पर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए कि इस भूभाग पर जितने भी नागरिक रह रहे हैं, जो भी कानून होंगे वो सभी के लिए क्या होंगे, समान होंगे। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। जो भी आंतरिक आयात निर्यात थे वे सभी शुल्क क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन। जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसमें राष्ट्र की भावना जगाने के लिए ये परिवर्तन हुए और साथ में जो स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं थे उन्होंने भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए समर्थन किया और स्कूल और कॉलेज के जो छात्र थे उन्होंने मिलकर एक क्लब का गठन किया और उस क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब। और जो फ्रांस की आर्मी थी, आर्मी ने भी इसका समर्थन किया और राष्ट्रवाद की भावना को और बढ़ाया। फिर फ्रांस की क्रांति होने के बाद वहाँ का शासक कौन बना, नेपोलियन। और नेपोलियन शासन बनने के बाद फिर से इन्होंने राजतंत्र को हटा दिया और फिर से इन्होंने राजतंत्र चलाया और प्रजातंत्र को हटाकर उन्होंने स्थापित किया। नेपोलियन के शासन में फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। 1804 में नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, ने जन्म से आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया। जो फ्रांस के नियंत्रण क्षेत्र थे ना, उस क्षेत्र में इस नागरिक संहिता को लागू किया। इस संहिता में क्या था, कानून के समक्ष बराबर रखा गया। दूसरा था संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। तीसरा था भूदासता और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। जागीरदारी क्या है, जागीरदारी है कि जिसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता है। कि जो किसान और जागीरदार और उद्योगपति थे ना, जो भी सामान उत्पादन करते थे उसका कुछ हिस्सा सरकार को देते थे ना, ये सब क्या है, जागीरदारी है। कि किसान को भूदासता और जागीरदारी शुल्कों से क्या दिलाई, मुक्ति दिलाई। नेपोलियन के समय जो व्यापार, आवागमन एवं संचार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। कि व्यापार के आवागमन के आने और ले जाने का जो व्यवस्था थी उसमें और संचार का विकास हुआ। राष्ट्रवादी विचार के बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाने और जबरन बढ़ती जैसे अनेक कानून व्यवस्थाएं स्थापित कर दी। किसानों, कारीगरों और मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिल आज़ादी चखी।
और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक समझने लगे कि एक समान कानून मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से इस इलाके से दूसरे इलाके में वस्तु और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होती है। हमने पढ़ा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के समय जो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई वो कैसे हुई। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। अब हम पढ़ते हैं आगे बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। हम यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, इसका अध्ययन अब हम आगे